A very good morning to all. Welcome to online classes from St. Wilfred's College of Law. Today I am going to discuss about the lecture on this topic with regard to Order 10. Order 10 related to the examination of the parties by the court. Examination of the parties by the court. Order 10 consists rule 4. 4 रूल हैं इसमें और कोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाता है पार्टीज़ का, पक्षकारों का, जो कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है. एंड वी विल डिस्कस आल्सो अलॉन्ग विद द सेक्शन 89. इसको हम सेक्शन 89 के साथ डिस्कस करेंगे. नाउ ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज़ बाय द कोर्ट. अब जैसा कि हमने ऑर्डर 9 में डिस्कस किया था, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़. जैसा कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिफेंडेंट को जब समन दिया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो उस पर डेट मेंशन होती है कि ऑन द पर्टिकुलर डेट डिफेंडेंट्स को और प्लेंटिफ को अपीयर होना है कोर्ट में, पार्टीज़ को अपीयर होना है. फिर हमने उसमें डिस्कस किया था ऑर्डर 9 में कि पार्टीज़ अपीयर होती है तो क्या होता है, आगे केस किस तरह से फॉरवर्ड होता है, और अगर पार्टीज़ में से दोनों में से कोई भी एब्सेंट है तो किस तरह से, मतलब दोनों अगर एब्सेंट है, दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो क्या उसके कंसेक्वेंसेस होंगे, उस केस के रिगार्डिंग आगे क्या जज जो भी डिसीजन लेगा वो दोनों पार्टीज़ पे किस तरह से एप्लीकेबल होगा. ना दोनों पार्टी जब अपीयर हो जाती है कोर्ट पर, कोर्ट जिस दिन डेट फिक्स की है कोर्ट ने, अपीयर हो जाती है, तो ऑर्डर 10 अप्लाई होता है. ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो कि पार्टीज़ के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है. पार्टीज मीन्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बोथ. अब यहाँ पर ऑर्डर 10 में रूल जो हैं 4 रूल दिए गए हैं. ऑर्डर 10 के साथ ही हम सेक्शन 89 को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑर्डर 10 में ही इंक्लूड किया गया है. ऑर्डर 10 का रूल 1 कहता है दिस इज अ सर्टेन वेदर एलिगेशन इन प्लीडिंग्स आर एडमिटेड और डिनाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट the court shall ascertain from each party to denied or admitted their facts of pleading. यानी कि जो भी प्लेंट में लिखा गया है रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर फैक्ट, जो क्लेम उठाए गए हैं, उसको डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी एडमिट किया है उन फैक्ट्स के रिगार्डिंग, जो कि मैंने बताया था ऑर्डर 7 में जो दिए गए हैं पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में कि रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी 1, 2, 3 पैरा एडमिट किए गए हैं या जो 1, 2, 3 पैरा डिनाई किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग एलिगेशंस जो भी लगाए गए हैं पार्टी में, या रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी एलिगेशन, जो भी नए फैक्ट डाले गए हैं और प्लेंटिफ ने उसके बिहाफ पर कोई भी एडमिशन या डिनाइड किया है, उसको ऑर्डर 10 रूल 11 ही कहता है कि जो भी सर्टेन एलिगेशंस लगाए गए हैं, चाहे उनको एडमिट किया गया है चाहे उनको डिनाई किया गया है, कोर्ट उनको रिकॉर्ड में रखेगा, उनको रिटर्न में रखेगा और दोनों को लिखेगा. ना रूल 1A स्टेट दैट ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प है. जैसे ही दोनों पार्टीज़ आई, दोनों ने एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए और दोनों ने एक दूसरे को एडमिट किया, डिनाई किया, उसके बाद में रूल 1A के अकॉर्डिंगली कोर्ट ये डिसाइड करेगा, ऑल्टरनेट देगा उनको. ऑल्टरनेट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑफ एनी वन मोड ऑफ ADR मीन्स ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस. डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ये उनको डायरेक्ट करेगा, ये निर्देश देगा कि इफ़ इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज़ अ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेटलमेंट, कोई भी सेटलमेंट का कोई भी एग्जिस्टेंस है, तो दोनों पार्टीज़ को एक ऑब्जर्वेशन के लिए डिनाई करेगा. जैसा कि हम सेक्शन 89 में हम डिस्कस कर रहे हैं, रूल 1A को ही. सेक्शन 89 ये कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी सूट कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट. कोई भी वाद जो है वो कोर्ट से बाहर, न्यायालय से बाहर सेटल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 10 एंड सेक्शन 89. सेक्शन 89 इसलिए रखा गया है CPC में क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस इतने बढ़ जाते हैं कि बाद में उनको पेंडेंसी सूट्स की चलती रहती है और लॉन्ग टाइम तक. तो हम कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर देरी से मिला गया न्याय नहीं है, तो इस तरह से
एनी सूट कैन बी सेटल आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि कोई भी बात जो कोर्ट से बाहर भी सेटलमेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 89। कोर्ट ही जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर मामले जो भी केसेस हैं वो कोर्ट से बाहर दोनों पार्टीज़ के सेटलमेंट से रिजॉल्व किए जाएं। तो सेक्शन 89 कहता है इफ़ कोर्ट अपीयर्स और एज्यूम्ड दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द पार्टीज देन ही कैन प्रेफर टू द terms or conditions on the settlement to the plaintiff and the defendant as well as their observance। observance के लिए दोनों parties को term और conditions के साथ वो settlement दिया जाता है और फिर both the parties of submit their observance to regarding to the settlement of the dispute। वो ऑब्जर्वेंस जब सबमिट कर दिए जाते हैं कोर्ट के पास में तो उन कोर्ट के उन सेटलमेंट्स के पॉइंट पर एट दैट पॉइंट वेयर द सेटलमेंट इज गोइंग ऑन द कोर्ट may decide their terms and conditions and may refer to the alternate of the parties को alternate provide करवाता है कोर्ट उन points of settlements पर। like उसमें 4 जो हैं दिए गए हैं points like arbitrations, conciliations, judicial settlement and mediation। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशंस जिसको हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंगली इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी मैटर आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में आता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको जज किया जाएगा। नाउ जुडिशियल सेटलमेंट जिसको हम न्यायिक समझौता भी कहते हैं, जिसको हम लोक अदालत के द्वारा भी उसको सेटलमेंट कह सकते हैं। लोक अदालत विच इज़ गिवन इन लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 सेक्शन 20 जो है लोक इसका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, वो लोक अदालत का जुडिशियल सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ मीडिएशन। मीडिएशन मतलब बीच बचाव या जो भी पार्टीज़ के कॉम्प्रोमाइज़ के कारण होता है, कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द पार्टीज़ टू डिफाइन द मीडिएशन। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट एंड मीडिएशन, जो कि अकॉर्डिंग टू 89 है। उनके ऑब्जर्वेंस को लेकर रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर पॉइंट कोर्ट ये कहेगा कि इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन वो ऑप्ट कर ले, कोई भी एक ऑप्शन वो चूज़ कर ले। तो यहाँ पर रूल 1A भी यही बात कह रहा है, ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट ऑफ एनी वन मोड ऑफ द ADR विच इज अपीयरेंस बिफोर द फॉरम और अथॉरिटी, यानी कि कौन से फॉरम या अथॉरिटी के सामने वो अपीयर होगा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पॉइंट विच इज द सेटलमेंट ऑफ द सूट। नाउ रूल 1B स्टेट दैट अपीयरेंस बिफोर द कंसिलियरी फॉरम और अथॉरिटी, यानी कि जो भी लाइक आर्बिट्रेशन है या कंसिलिएशन है या जुडिशियल सेटलमेंट है, लोक अदालत के सामने आना है या मीडिएशन करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इसके रिगार्डिंग जो रूल 1 में दिया गया है कि कौन सा फॉरम है, कौन सी अथॉरिटी है जिसके सामने पार्टीज़ को अपीयर्स होना है, वो डिफाइन किया गया है। नाउ रूल 1C स्टेट दैट अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कंसिक्वेंसेस टू फेलियर ऑफ एफर्ट्स ऑफ कंसिलिएशंस मीन्स अगर कोई भी पार्टी जो कोर्ट में ऑप्ट कर रही है इस ऑप्शंस को कि हमें आर्बिट्रेशन से फॉर एन एग्जांपल कि हमें आर्बिट्रेशन से मैटर सॉर्ट आउट करना है। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि सेक्शन 7 में दिया गया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के। तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली या तो वो एग्रीमेंट पहले होना चाहिए फॉर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अगर कोर्ट के सामने कोई मैटर लाया जा रहा है तो इस बीच भी अगर कोर्ट को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है कि दोनों पार्टी सेटलमेंट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को फॉलो करेगी। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को फॉलो करने के बाद में अगर फिर भी रूल 1C के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, कोई भी कंसिलिएशन नहीं हो पाती हैं, उनके बीच में कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है, तो जो पार्टी जिसके पास में केस गया है जो अथॉरिटी जिसके पास में केस गया है, वो अथॉरिटी वापस से उसको रिकॉर्ड करके उसी कोर्ट को वापस भेजेगी जिसने कि उसको रेफ़र किया था अकॉर्डिंग टू रूल 1C। Now rule 2 define the oral examinations of party और companion of party। जैसा कि रूल 1C में वापस केस कोर्ट के पास आ गया है कि अगर वो हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली वापस केस आएगा, और अगर नहीं हो रहा है, फेलियर हो जाता है, कोई भी अथॉरिटी उसको नहीं कर पाती है पूरा, तो वहाँ पर वो कोर्ट वापस उसको रिकॉर्ड करके वापस अपने पास रखेगा। और फिर रूल 2 में
ऑरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ एंड कंपेनियन ऑफ पार्टीज़, जो पार्टीज़ हैं उनके साथ वाले जो भी हैं, जो भी विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंस जो पेश किए जाएंगे, उनका ऑरल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक 1 एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट की फर्स्ट हियरिंग जब भी होती है, जब भी जैसा कि मैंने बताया कि जब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ अपीयर होते हैं फर्स्ट डे, जब डेट फिक्स की जाती है हियरिंग की, तो एंड द सब्सिक्वेंट हियरिंग, बाद में फर्दर डेट दी जाती है। दोनों को सुनने के बाद में कोई भी कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग डेट दे सकता है कि अब ये मैटर इतना हो चुका है, आगे इसका जवाब किसी और पार्टी को देना है, तो फर्दर डेट उसमें दी जाती है। तो एट द सब्सिक्वेंट हियरिंग एग्जामिन ओरली और एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट के रिगार्डिंग कोई भी एग्जामिन्स, जो भी मटेरियल फैक्ट क्वेश्चंस हैं वो दोनों से पूछे जाएंगे और एग्जामिन किया जाएगा उनको। और द थर्ड वन इज द कोर्ट में एज इफ थिंग फिट्स पुट इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस रूल सजेशंस सजेस्टेड बाय द इदर पार्टी। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने प्लेंटिफ ने, प्लेंट में या डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी लिखा है उसके रिगार्डिंग ही पूछा जाए। पार्टीज़ अगर चाहे तो जो भी सूट्स के रिगार्डिंग अदर क्वेश्चंस हैं वो भी ओरल एग्जामिन करवा सकती है। और ऐसा कोर्ट को लगता है कि इफ़ इट थिंक्स फिट्स, अगर उस कोई केस के रिगार्डिंग वो फिट हैं तो उन क्वेश्चंस को भी किसी भी समय वो एग्जामिनेशन में इस रूल के अंदर पूछ सकती है। Now rule 3, substance of examinations to be written by judge and shall form पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि जो भी एग्जामिनेशन किया जाएगा जज के द्वारा वो सब कुछ रिटर्न में होगा, लिखित में होगा और ये एक रिकॉर्ड का पार्ट होगा। इसको हम अभिलेख मानेंगे, इसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा कि कौन सी पार्टीज़ ने कौन से फैक्ट एडमिट किए हैं, कौन से फैक्ट डिनाई किए हैं और उसके बिहाफ पे उनका ऑरल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उन सबको रिटर्न फॉर्म में लिखा जाएगा जो कि एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, रिकॉर्ड का पार्ट होगा। नाउ रूल 4, कंसिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर, यानी कि अगर कोई भी प्लीडर ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी, कोई भी प्लीडर आंसर देने को रिफ्यूज़ करता है या इनेबल हो जाता है, वो एबल नहीं हो, जो एबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर देने में इनेबल हो जाता है, तो वहाँ पर कोर्ट क्या करता है, court may postpone the hearing of the suit to a day not later than 7 days from the date of first hearing and direct that such party shall appear in person such day। means कि अगर कोई भी प्लीडर जो आंसर देने में इनेबल हो जाता है या फिर वो आंसर देने से रिफ्यूज़ करता है तो कोर्ट आफ्टर 7 डेज़, यानी कि जो फर्स्ट हियरिंग है उसके 7 दिन के बाद की डेट देती है, नेक्स्ट डेट देती है और ये कहती है कि पर्टिकुलर पर्सन यानी प्लेंटिफ की जगह कोई प्लीडर आया है या कोई अदर पर्सन आया है या डिफेंडेंट की तरह कोई प्लीडर आया है या कोई अदर पर्सन आया है, तो पर्टिकुलर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को उस डेट को नॉट आफ्टर देन 7 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग, 7 दिन के जब नेक्स्ट डेट दी जा रही है उसके पर्सनली उसको अपीयर होना है। And if such party fails without lawful excuse to appear in person on the such day so appointed, the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit। अगर पार्टीज़ उस डेट पर जो डेट डिसाइड की है आफ्टर 7 डेज़ की नेक्स्ट हियरिंग के लिए, जहाँ पर उसको पर्सनली अपीयर होना है और पार्टीज़ अपीयर नहीं हो पाती है और उसके पास कोई भी ऐसा लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है, यानी कि कोई भी विधिपूर्ण उसके पास में कोई भी ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके बाद में कोर्ट उसके अगेंस्ट में ऑर्डर देगा और जैसा उसको ठीक लगता है, जैसा उसको सही लगता है उस केस के रिगार्डिंग वो ऐसा ऑर्डर या जजमेंट देगा। नाउ ऑर्डर 10 रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा उसके एग्जामिन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा, किस तरह से फेलियर होने पे क्या कंसेक्वेंसेस होंगे, इस सब के बारे में बात करता है। इसके अलावा बात करता है सेक्शन 89 की, जो कि सेटलमेंट को प्रेफर करता है आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर, जिससे कोर्ट नंबर ऑफ केसेस कोर्ट में कम हो। थैंक यू। At St.
विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ, सेक्टर 10, मीरा मार्ग, मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।